नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहाँ पर हम बात करेंगे 21/1/2023 की घटनाओं के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्या है देश और विदेश की घटनाएं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली घटना के रूप में हम लेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में जानकारी देंगे, जहां पर 19 जनवरी 2023 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 18th नंबर का इसका स्थापना दिवस है। साथ में आपको बता दें कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है ये, और इसका जो गठन हुआ था वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। इसमें 12 बटालियन है जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करती हैं। अब देखो गूगल क्या कर रहा है भारत में। गूगल भारतीय बाजारों में एक साउंड बॉक्स का संचालन कर रहा है और उस साउंड बॉक्स के लिए परीक्षण कर रहा है। क्या इसमें क्या काम किया जा रहा है? तो इसमें पेटीएम या फोन पे के समान डिजिटल भुगतान के लिए एक ध्वनि चेतावनी आती है। साउंड पॉड्स का निर्माण अमेजन की जो अमेजन समर्थित कंपनी है टोन टैग वो कर रही है। और आपको बता दें कि उपयोगकर्ता इसको कैसे कर सकता है, कैसे उपयोग कर सकता है। तो उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए यूपीआई आधारित जितने भी ऐप आते हैं उस ऐप का प्रयोग करके ये जो साउंड बॉक्स का जो संचालन हो रहा है इसके बारे में पता कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें सबसे खराब जो इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही, जो सबसे खराब इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? तो विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के द्वारा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो केवल 1.7% रहेगी इस वर्ष। अब यहाँ पर देखो रूस क्या कर रहा है। तो रूस का भारत से जो व्यापार हो रहा है इस आधार पर इस आधार पर रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। और ये कहा गया है उसके द्वारा कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान रूस से आयात 5 गुना तक बढ़ गया। और भारत कौन सा ऐसा सामान है जो रूस से आयात करता है सबसे ज्यादा? तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, और दूसरा है फर्टिलाइजर। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर जो अमेजन कंपनी है वो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये रिपोर्ट दी है ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल 500 2023। उसमें ये बात बताया गया है कि जो अमेजन कंपनी है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, और एप्पल कंपनी को छोड़ते हुए जो पिछले साल सबसे मूल्यवान कंपनी थी। देखो चीन की जो जनसंख्या है उसके लिए कहा जा रहा है कि वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है चीन की जनसंख्या में। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा ये बात बताई गई है। और कहा गया है कि 2022 के अंत में जो चीन की जनसंख्या है वो 850 बिलियन से घटकर 1.41175 बिलियन हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से कम है, और साथ में नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ हो रही है। मरने वालों की संख्या ज्यादा है और पैदा होने वाले बच्चों की संख्या क्या है? कम है। अब इसका जो रीजन बताया जा रहा है उसका रीजन बताया जा रहा है जो चीन की पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, जो 1980 से 2015 के बीच में चली थी। उस पॉलिसी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। और साथ में कोविड के टाइम पर जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो दृष्टिकोण था या जो भी जनसांख्यिकी दृष्टिकोण था गवर्नमेंट का, उस दृष्टिकोण को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब औद्योगिक क्रांति जो चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में डब्ल्यूईएफ केंद्र बना रहा है हैदराबाद को। अब आइए देखिए क्या है ये। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित, इंपॉर्टेंट क्या है? स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, है ना। तो
एक केंद्र स्थापित कर रहा है, कहाँ पर? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित कर रहा है। देखो दावोस जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पर इस फोरम की बैठक हुई थी जहां पर तेलंगाना सरकार भी थी, है ना। तो वहां पर एक समझौता किया गया और उस समझौते के माध्यम से ये डिसीजन लिया गया है। जो इसके निदेशक हैं यानी जो डायरेक्टर हैं WEF के, वो हैं जेरेमी जुर्गेस, और साथ में तेलंगाना के लाइफ साइंसेस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति नागप्पन के बीच में ये समझौता किया गया था। अब देखिए हम बात करते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चौथी औद्योगिक क्रांति में हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। देखो जो भी औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं उनको अलग अलग फेजेस में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहली औद्योगिक क्रांति थी उसका जो टाइम पीरियड है वो 1800 के दशक को लिया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि जल और भाप की शक्ति का प्रयोग करके जो उद्योगों का काम है, मशीनीकृत काम है, उत्पादन का काम है, वो किया जा रहा है। और उस टाइम पीरियड में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1900 की शुरुआत में क्या हो रहा है। 1900 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज में, वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल माध्यम से यानी विद्युतीकरण के माध्यम से हो रहा है। और जैसे ही तीसरी औद्योगिकरण का दौर आता है, औद्योगिक क्रांति का दौर आता है, तो हम देखते हैं कि 1900 के अंत में क्या हो रहा है। कंप्यूटर पर और इन आधारित यानी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पर आधारित अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ में जो IT सेक्टर है यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का की जो बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। इसी तरीके से ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति हुई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारे जीने, काम करने, एक दूसरे से जुड़ने, जुड़ने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करेगी ये चौथी औद्योगिक क्रांति। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विंड टरबाइन जनरेटर, ये कहाँ पर ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जा रहा है। जैसा कि ये देखो 3X प्लेटफॉर्म लिखा गया है, तो 3X प्लेटफॉर्म में क्या क्या शामिल होगा, है ना। तो 3X प्लेटफॉर्म में पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा, मतलब इन तीनों की मदद से ऊर्जा बनाई जाएगी, ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा, और उस उस भंडारण से, उस ऊर्जा से क्या किया जाएगा, भारत के 1 मिलियन से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी, इसका उद्देश्य है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो इसको स्थापित किया गया है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत के कर्नाटका में स्थापित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, पवन ऊर्जा का केंद्र है ये, है ना। पवन ऊर्जा जिस तरीके से संचालित की जाती है, कर्नाटक में आपको इस तरीके के बने हुए पवन ऊर्जा के क्षेत्र मिल जाएंगे। अब देखो तमिलनाडु का एक बैंक है जिसका नाम है मार्केटाइल बैंक, ठीक है। इसको बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 मिला है। अब ये किस तरीके का बैंक है, कौन देता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड TMB वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता है, यानी सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता है। और इसको किसके द्वारा दिया गया है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड सर्वेक्षण बिजनेस टुडे KPMG यानी BT KPMG के द्वारा ये दिया गया है। इसका जो तमिलनाडु में जब इस बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में, तो इसका नाम था नादर बैंक, ठीक है। और बाद में इसका नाम 1962 में बदलकर मर्केटाइल बैंक कर दिया गया था। मार्शल आइलैंड के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो मार्शल आइलैंड है, यहाँ पर भारत के अगले राजदूत की नियुक्ति हो गई है, जिनका नाम है CB जॉर्ज। और CB जॉर्ज के बारे में बता दें कि CB जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत हैं, और ये अब जापान के जापान में भारत के राजदूत के रूप में तो काम करेंगे ही, इसके साथ साथ में ये मार्शल आइलैंड्स में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में काम करेंगे।
कौन? सिबी जॉर्ज। मास्टर कार्ड कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, मास्टर कार्ड क्या कर रही है? एक इनिशिएटिव ले रही है, एक पहल कर रही है। किसके साथ में? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है? देखो, जिसमें जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनको उनकी शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है भारत में। अब ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, फोर टेक का मतलब उसमें फोर चीजें हैं, फोर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है। इस फील्ड में लड़कियों को एजुकेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड के माध्यम से। जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसको गर्ल्स फोर टेक नाम दिया गया है। इसका ये दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट चरण पहले ही स्टार्ट किया गया था वर्ष 2014 में। भारत के 6 राज्यों में पहले ही इसको स्टार्ट किया गया था और अब इसका दूसरा फेज स्टार्ट कर दिया गया है और कार्यक्रम के विस्तार का लक्ष्य 2024 तक देश भर में कम से कम 1 लाख छात्राओं तक पहुंचाना है। केन बेतवा लिंक परियोजना स्टार्ट की गई, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने की कोई परियोजना होगी इसमें। तो परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। अब देखो क्या है ये, तो इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की बैठक, तीसरी बैठक है ये, 18 जनवरी 2023 को हुई थी विज्ञान भवन में। अब केन बेतवा लिंक परियोजना में क्या किया जा रहा है कि जो प्रायद्वीपीय नदियों के विकास का प्रयास किया जा रहा है, या प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के साथ में उस पर्टिकुलर एरिया में नदियों को आपस में जोड़ने से जो जल की आपूर्ति है लोगों तक अच्छे से पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी और उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है ना? और इसको जोड़ने से इनके आसपास के एरिया में जो भी जगहें आती हैं उनको इनसे प्रवाहित जल से लाभ मिले, लोगों तक जल की उपलब्धता हो, पहुंच हो, इस बात का ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम चरण इस पहले ही शुरू, देखो प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, तो प्रथम चरण के दौरान बांध परिसर और उससे जुड़े कार्यों जैसे निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, ये सारे काम, बिजली घर बनाना, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर बनाए जाएंगे। और दूसरे चरण में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत लोअर और बांध और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, कोठा बैराज के लिए विकास कार्य शुरू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कृष्णा ववीलाला के बारे में। कृष्णा ववीलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, ये भारतीय अमेरिकी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारतीयों को अमेरिकी जो संस्कृति है, भारतीय नागरिकों को जो अमेरिकी संस्कृति है उसके मुख्य धारा में लाने का काम किया है, यानी एक तरीके से अमेरिका की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड इनको फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे हैं? कृष्णा ववीलाला, है ना। भारत के युवा बल्लेबाज हैं शुभमन गिल। इन्होंने क्या किया, देखो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वनडे सीरीज चल रही है और उस वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन बना लिए, मतलब दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। यानी ऐसा करने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए और साथ में ही सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए, है ना। आप देख रहे हैं कि 149 गेंदों पर 208 रन बनाए हैं, तो इसलिए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया गया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शुभमन गिल। अब हम बात करेंगे गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति के बारे में, जिनका इलाज भारत में चल रहा था और इसी दौरान, इलाज के दौरान ही इनकी डेथ हो जाती है भारत में।
गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बदारा अली जोफ, ये 65 वर्ष के थे। और गाम्बिया कहाँ है? तो ये अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका एक देश है ना। और 3 हफ्ते पहले ये भारत में आए हुए थे और इलाज के दौरान ही इनकी डेथ हो गई है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा सेशन कैसा लगा है, मेरा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट की जरूरत है, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी इम्प्रूवमेंट होगी। साथ में ही ये सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी कंटेंट है वो टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिया जाता है पीडीएफ के रूप में। तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा साथ दिया है। थैंक यू।